दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे जीके के सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल लिखा हुआ है कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है एमीटर, बी है बैरोमीटर, सी है लैक्टोमीटर और डी है ऑडियोमीटर। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है एमीटर, इससे हम विद्युत धारा को मापते हैं। और जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है बैरोमीटर, इससे हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैक्टोमीटर। अगर आपसे कोई पूछे कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो इसका सही जवाब है लैक्टोमीटर। ठीक उसी प्रकार से जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ऑडियोमीटर, इससे हम ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। तो आई होप कि आपको चारों ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन, बी है एम्पियर, सी है ओम और डी है शक्ति। तो जो ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन, ये बल का एसआई मात्रक है। ठीक उसी प्रकार से जो एम्पियर है, ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वो ओम होता है। ठीक उसी प्रकार से शक्ति का जो एसआई मात्रक है, ये हमारा वाट होता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये भी चारों ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 3 में लिखा हुआ है कि कौन सा पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है गीतांजलि, बी है गोदान, सी है सत्यार्थ प्रकाश और ऑप्शन नंबर डी में है विंग्स ऑफ फायर। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है गीतांजलि, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो बुक लिखा गया है वो है गीतांजलि। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है गोदान, ये हमारे लेखक प्रेमचंद्र के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक उसी प्रकार से सत्यार्थ प्रकाश जो है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखे गए हैं। और ऑप्शन नंबर डी जो है विंग्स ऑफ फायर, ये जो बुक है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखे गए हैं। तो आई होप कि आपको सवाल नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि मुगल वंश की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है बाबर, सी है हैरियक वंश और डी है मौर्य वंश। तो ऑप्शन नंबर जो ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, एक गुलाम वंश की स्थापना किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। उसी प्रकार से आपको कहेगा हैरियक वंश की स्थापना, तो हैरियक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर जो डी है मौर्य वंश, इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो चलिए अब हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 5 में लिखा हुआ है कि भारत को किला किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है महात्मा गांधी, बी में है भगत सिंह, सी में है सरोजिनी नायडू और डी में है चित्तरंजन दास। तो यहाँ पे जो महात्मा गांधी है, इसे हम बापू के नाम से जानते हैं, यानी कि राष्ट्रपिता के भी नाम से इसे हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी है भगत सिंह, इसको हम शहीद ए आजम कहते हैं। और जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है सरोजिनी नायडू, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि सरोजिनी नायडू को भारत को किला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा हुआ है चित्तरंजन दास, इसको हम भारत के देश बंधु के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि आपको सवाल नंबर 5 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था।
ऑप्शन नंबर ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है महात्मा गांधी, सी में है दयानंद सरस्वती और डी में है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू, ये दिए थे आराम हराम है। जो ऑप्शन नंबर बी में है महात्मा गांधी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि करो या मरो का जो नारा है ये महात्मा गांधी ने दिए थे। ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है दयानंद सरस्वती, तो ये बोले थे कि वेदों की ओर लौटो, यानी कि इन्हीं का कहना था हमारे दयानंद सरस्वती जी को। और जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है जयप्रकाश नारायण, ये संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो आई होप कि आपको सवाल नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सवाल नंबर 7 को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं शामिल है। ऑप्शन नंबर ए में है 21, बी में है 22, सी में है 23 और डी में है 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय संविधान में कुल जो भाषा है वो 22 है। चलिए अब हम सवाल नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनुष्य के शरीर में कौन सी हड्डी सबसे मजबूत होती है। ऑप्शन नंबर ए में है जांघ में, बी है कान में, सी है जबड़े में और डी है पैर में। तो जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जांघ में, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ी हड्डी होता है जिसका नाम है फीमर। अगर आपसे पूछेगा कि फीमर नामक हड्डी हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जांघ में। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है कान, तो कान में जो हड्डी का नाम है वो हमारा है स्टेपिज और ये हमारे शरीर के सबसे छोटी हड्डी है। अगर आपसे पूछेगा कि आपके शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा स्टेपिज। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक उसी प्रकार से जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है जबड़ा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है। और जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है पैर में, तो फिबुला नामक जो हड्डी है वो हमारे पैर में पाया जाता है। इसके अलावा टिबिया हड्डी जो हो गया वो भी हमारे पैर में ही पाया जाता है। तो चलिए अब हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि कोयल जो है किस राज्य का राजकीय पक्षी है। ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है कर्नाटक, सी है झारखंड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिहार का जो राजकीय पक्षी है ये हमारा गोरैया हो गया। उसी प्रकार से कहेगा कर्नाटक का राजकीय पक्षी, तो ये हो गया नीलकंठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झारखंड का जो राजकीय पक्षी का नाम है वो है कोयल। तो आई होप कि आपको सवाल नंबर 9 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा पक्षी है जो बाघ की तरह बोलता है। ऑप्शन नंबर ए है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन पक्षी, ऑप्शन नंबर सी है गरुड़ पक्षी और ऑप्शन नंबर डी है बाज। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है शुतुरमुर्ग, ये एक ऐसा पक्षी है जिसका अंडा सबसे ज़्यादा वजन का होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका अंडा आकार में सबसे बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रिटेन पक्षी। तो चलिए अब हम कह सकते हैं कि आपको सभी सवाल का जवाब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।